चलो अच्छी बात है। इसमें कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? मॉर्निंग सिकनेस हो गई थी। मॉर्निंग सिकनेस क्या होगी? अरे सुनो, मॉर्निंग सिकनेस का सीधा सीधा मतलब होता है कि सुबह उठते समय कमजोरी का अनुभव होना। क्या होना? कमजोरी का अनुभव होना। जैसे कमजोरी का अनुभव हुआ वापस बॉडी मेंटेन हो जाएगी, लेकिन सुबह सुबह क्या होगी? कमजोरी उठेगी, तब उसको कमजोरी महसूस होगी। दूसरी कंडीशन कि कमजोरी के साथ साथ उसका नोजिया हो सकता है। नोजिया किसे कहेंगे? जी घबराना हो सकता है। इसके अलावा उसको कभी कभार वोमिटिंग भी हो सकती है, उल्टियाँ भी हो सकती है, जिसका स्वास्थ्य में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि इसका मतलब वो बीमार नहीं है, वो किसी हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये हो रहा है, नोजिया हो रहा है, जी घबरा रहा है, लेकिन इसका कोई और कारण नहीं है। ठीक है, अगला देखना, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्चुरेशन। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्चुरेशन। मैक्चुरेशन है इसका सीधा सीधा अर्थ होता है बार बार मूत्र का आना, बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होना या मूत्र त्यागना, कुछ भी बोल सकते हो। बार बार मूत्र त्यागना या मूत्र त्याग की इच्छा होना, यानी हमेशा अनुभव कैसा रहेगा उसको? ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा? बिल्कुल, क्योंकि जब यूट्राइन कैविटी बढ़ेगी तो किस पे भार बढ़ेगा? ब्लैडर में भार बढ़ेगा, और ब्लैडर में भार बढ़ेगा तो ब्लैडर खिंचकेगा, इसलिए बार बार हल्का सा यूरिन इकट्ठा होते क्या होने लगेगा? यूरिन का अनुभव होने लगेगा। ठीक है, आगे लिख रहे हैं इसमें, प्रथम ट्राइमेस्टर में फीमेल की बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होती है। मूत्र त्याग की इच्छा होती है। इसका कारण यूटेरस का एंटेवर्टेड स्थिति में होना है। एवं मूत्राशय
कि म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस मेम्ब्रेन का संघनन होना होता है, का संघनन होना होता है। इसके कारण मूत्राशय यानी ब्लैडर, इसके कारण मूत्राशय पर दबाव पड़ता है। दबाव पड़ता है एवं फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्चुरेशन बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। लगभग 12 वीक तक यूटेरस सीधा हो जाता है। सीधा हो जाता है जिससे ब्लैडर दबाव कम हो जाता है, जिससे फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्चुरेशन कम हो जाती है। ये कैसा साइन है? ये सारे प्रेगनेंसी के साइन हैं। सब्जेक्टिव साइन है ये सारे, जिसमें पता लगता है उसको कि प्रेग्नेंट हो सकती है, अनुभव कर सकती है वो, उसका अनुभव। अब ये जैसे अगर मल्टी ग्रेविडा है या फ्रेमी ग्रेविडा है तो उसमें फर्क पड़ता है। ग्रेविडा जानते हो? आगे शब्द आएंगे। ग्रेविडा का मतलब होगा प्रेग्नेंट, और प्रेमी का मतलब होगा पहली बार, प्रथम। मल्टी का होगा अधिक बार। और इसके अलावा ग्रेविडा के अलावा अगर एक प्रेमी पेरा, मल्टी पेरा। पेरा का मतलब होगा कि बच्चे को जन्म दिया है। पेरा का मतलब क्या होगा? कि बच्चे को जन्म दिया है, प्रथम बार बच्चे को जन्म दिया है, वो मल्टी पेरा कहलाएगी। ठीक है।
नहीं, पहली बार देखिए प्रेमिपेरा कहलाएगी। जो सेकंड बार बच्चे को जन्म दे रही है वो कौन सी कहलाएगी? मल्टीपेरा। तो जो प्रेमिग्रेविडा है कि जो फीमेल पहली बार प्रेग्नेंट हो रही है उसमें ये साइन उभर के ज्यादा आएंगे। जो मल्टी ग्रेविडा है यानी सेकंड बार या थर्ड बार कोई प्रेग्नेंट होती है तो उसमें ये साइन नॉर्मली नहीं आते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। प्रेगनेंसी के एक बार प्रेगनेंसी के बाद क्या हो जाती है? बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। जो टिश्यू को बढ़ना है वो बढ़ जाते हैं, जो भी स्ट्रक्चर बननी है वो बन जाती है, स्किन का ढीला होना ये सब हो जाता है। लेकिन ऐसा प्रेमिग्रेविडा में तो नहीं होता है। जो फीमेल किशोर अवस्था पार करके प्रेग्नेंट होती है तो उसकी बॉडी तो बिल्कुल फिट होती है। ब्रेस्ट से लेकर पूरे एब्डोमिनल कैविटी से लेकर पूर्ण बॉडी की त्वचा वो फिट होती है, बिल्कुल क्लियर होती है। और उसमें अगर कुछ अनुभव होगा, कुछ अलग प्रकार की विभूति होगी तो उसको तो अनुभव होगा हर चीज का, क्योंकि नया है, कुछ नया एक्सपीरियंस उसको मिलेगा तो उसका अनुभव होगा। तो उसमें ये साइन ज्यादा उभर के आते हैं, उसमें अनुभूति होती है। जब प्रेमी ग्रेविडा में वोमिटिंग होने के चांसेज 90% होते हैं, लेकिन मल्टी ग्रेविडा में नहीं होते हैं। हो भी जाए और नहीं भी हो, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। कुछ फीमेल में इतने ज्यादा होते हैं कि हद से ज्यादा वोमिटिंग करती है, हद से ज्यादा वोमिटिंग, हर चीज को बाद में उल्टियां करना प्रारंभ हो जाती है। खाना खाने के बाद, किसी की बदबू आने के बाद, कोई बात करने के बाद या पानी पीने के बाद, अपनी किसी चीज की इच्छा, बैठे बैठे भी इच्छा खराब हो जाती है तो उससे भी वोमिटिंग होना प्रारंभ हो जाती है। हर चीज से हो जाती है, प्रत्येक गंध से हो जाती है। तो कुछ में ज्यादा होती है, कुछ में कम होती है, लेकिन होती लगभग है सभी में। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक ही चीज होती है कि बार बार यूरिन का होना। क्या होना? बार बार यूरिन का होना। अब बार बार यूरिन मूत्र त्याग की इच्छा होने का सबसे बड़ा कारण इसमें दिया हुआ है कि पहला कारण तो क्या है कि यूटेरस एंटीवर्टेड स्थिति में होता है। कैसे होता है? उसका झुकाव किसके ऊपर होता है? ब्लैडर के ऊपर होता है। जब ब्लैडर के ऊपर होगा तो ब्लैडर पे दूसरी एक कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो मूत्राशय की जो दबाव पड़ता है, और एक मेम्ब्रेन होती है मूत्राशय की, म्यूकस मेम्ब्रेन, ये भी संघनन होना यानी कि बढ़ने लग जाती है। संघनन के साथ बढ़ के टूटने की कंडीशन में आ जाती है। इसमें भी कुछ प्रॉब्लम होती है जिसके कारण भी इसके मूत्राशय पर क्या पड़ता है? दबाव पड़ता है। इससे फ्रीक्वेंसी हो जाता है, यानी कि बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होती है। और ये कब तक होती है? जब तक यूट्रस सीधा नहीं हो जाता है, यानी कि 12 वीक के बाद, लगभग फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद 3 महीने के बाद ये क्या होता है? यूटेरस सीधी कंडीशन में आ जाता है। जब बच्चा ग्रोथ करने लगेगा तो इसकी जो झुकाव ब्लैडर के ऊपर था ये धीरे धीरे क्या होने लगेगा? खिंचाव होगा इसमें, तो ये सीधा हो जाएगा, तो उसका प्रेशर हट जाएगा। तो धीरे धीरे वापस जो अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है, ये क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ब्लैडर का दबाव कम हो जाता है, जिसके कारण प्रेगनेंसी रिस्ट्रिक्शन भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, एक तो ये साइन है। अगला लिखना ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट। ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट अब धीरे धीरे क्या होगा? ब्रेस्ट जो एक फीमेल किशोर अवस्था से निकल के आती है उसके ब्रेस्ट में किसी प्रकार का कोई फ्लूइड नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई सेक्रेशन नहीं होता है। जो भी ग्रंथियां हैं वो टेस्टिंग में रहती है, लेकिन वो प्रोसेसिंग में नहीं आती है। किस में रहती है? वो टेस्टिंग में रहती है, लेकिन प्रोसेसिंग में नहीं आती है। और कुछ फीमेल के ऐसा अंदर ऐसा होता है कि कुछ कारण की वजह से अगर वो जो उसके अंदर ग्रंथियां हैं, दुग्ध ग्रंथियां हैं, वो अगर एक्टिविटी में नहीं आई, वो प्रोसेसिंग नहीं कर रही है, तो उनमें ब्रेस्ट में मिल्क नहीं बनता है। और ऐसी बहुत सी फीमेल होगी जिसमें नहीं बनता है। उनके कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा बनती है वो भी बिल्कुल कम बनती है, और उनके मिल्क, कुछ फीमेल के मिल्क सिक्रेशन होता ही नहीं है बिल्कुल ही। 100 में से 2% फीमेल इस प्रकार की होती है कि जिनमें नहीं होता है। कुछ ऐसी होती है कि कम होता है, और कुछ में ऐसा है कि मेंटेन होता है। और हमेशा जिसके ब्रेस्ट में सिक्रेशन अच्छा होता होगा और अपने बच्चे को ऊपर बारला दूध नहीं पिलाती होगी, वो फीमेल हमेशा थकी हुई रहेगी।
जो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है ना, वो फीमेल क्या रहेगी, थकी हुई। थकने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, थकने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि एक तो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, और ब्रेस्ट फीडिंग में क्या आता है, अपने खुद की बॉडी के न्यूट्रिएंट, और अपन जो न्यूट्रिएंट ले रहे हैं जिससे अपनी बॉडी की पूर्ति नहीं हो रही, वो बच्चे को दे रहे हैं अपन, तो अपनी बॉडी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। जानवर हो या व्यक्ति हो, ग्रंथियां सब में एक है, पोषण सबका एक है, सब चीजें वही मिलती है। न्यूट्रिएंट की कमी आएगी तो ऑटोमेटिक कमी हो जाएगी। और वो फीमेल जिसमें बच्चे को ओनली स्तनपान करवा सकती है, केवल स्तनपान की प्रोसेस कर सकती है। लेकिन कुछ फीमेल ऐसी होती है कि उनकी बॉडी तो मेंटेन है, हष्ट पुष्ट है, लेकिन उनके क्या नहीं है, सिक्रेशन कम हो रहा है, और सिक्रेशन कम हो रहा है इसलिए बॉडी उनकी मेंटेन रहती है, ज्यादा वीकनेस नहीं आता है। और उनके बच्चे उनके ब्रेस्ट के प्रति इतने नहीं होते हैं, वो उनको बाहर ला दूध पिलाना पड़ता है, यानी कि पूरक आहार स्टार्टिंग से प्रारंभ कर देना पड़ता है, ऐसी कंडीशनें होती है। तो ऐसे सी भी कुछ फीमेल ऐसी होती है कि जिनके बच्चे को जन्म होने के बाद से उनको बाहर ला दूध ही से दूध पिलाते हैं। ऐसे बहुत से केस हैं जिनमें बिल्कुल दूध होता ही नहीं है। अब जिसके दूध एक ही है, विशेष करके देखना कि प्रेगनेंसी में जो फीमेल प्रेग्नेंट होने के बाद पोस्टनेटल केयर के दौरान जो फीमेल हष्ट पुष्ट रहेगी, हष्ट पुष्ट यानी बच्चा है, छोटा बच्चा है, 1-2 महीने का बच्चा है, फिर भी फीमेल हष्ट पुष्ट है। 1-2 महीने के लिए फीमेल हष्ट पुष्ट होती है। पोस्टनेटल केयर के दौरान जैसे प्रेगनेंसी कंसीव होगी, डिलीवरी होने के बाद फीमेल वापस एक बार अपनी बॉडी को धारण करती है, मैच्योर होती है। क्यों? क्योंकि उस समय शरीर की जो कमजोरी को नष्ट करने के लिए खुराक दी जाती है। क्या दी जाती है? खुराक। और वो प्रत्येक, वो शहरी क्षेत्र में हो तो ठीक, ग्रामीण क्षेत्र में हो तो ठीक, वो होता ही है, जिसमें ड्राई फूड हो गया, घी वगैरह हो गया, गोंद वगैरह हो गया, सुपारी वगैरह होगी, ये चीजें फीमेल को खिलाई जाती है। क्यों? क्योंकि जो वीकनेस उसकी बॉडी में है वो गायब हो सके। और अगर उस समय वो वीकनेस गायब नहीं और उस समय उसने कुछ खुराक नहीं खाए तो वो उसके जीवन पर्यंत हो जाएगा काम। क्यों हो जाएगा जीवन पर्यंत? क्योंकि उसको भी अपन कौन सा टाइम बोलते हैं? कच्चा टाइम। उसको भी कौन सा टाइम बोलते हैं अपन? कच्चा टाइम। जैसे फीमेल को जब एमसी साइकिल आती है 4 दिन 5 दिन 6 दिन जो भी, तो उसको वो क्या मानती है? कच्चा टाइम मानती है कि जो टाइम है अपना मैच्योरिटी वो नहीं होती जो नॉर्मल है, उसका अलग अनुभव है। उससे भी ज्यादा प्रेगनेंसी में तो बच्चे को जन्म दिया है उसने, तो उसमें ज्यादा कच्चा टाइम है, वीकनेस ज्यादा होगी, हर प्रकार की कमियां ज्यादा होगी बॉडी में। तो उसको रिकवर करने के लिए अपन उसको खुराक दे रहे हैं। अब खुराक उसको मेंटेन अगर लंबे समय के लिए अपन रखते हैं तो उसकी बॉडी मेंटेन रहेगी, और उसके बाद वो धीरे धीरे 2-3 महीने के बाद वापस क्या होने लग जाएगी? डाउन होने लग जाएगी, क्योंकि वो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है। अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती तो उसकी बॉडी डाउन नहीं होगी, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है और खुराक मेंटेन नहीं रखती है, अपनी जो खा रहे हैं उसको मेंटेन नहीं रखती, तो धीरे धीरे डाउन होने लग जाती है। और जो फीमेल डाउन नहीं होती है उसका हमेशा देखना वो बच्चे को संतुष्टिपूर्ण ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती। नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि खाते पीते तो उसकी बॉडी में फर्क नहीं पड़ेगा। न्यूट्रिशन अगर मेंटेन है तो उसकी बॉडी में विशेष फर्क तो पड़ेगा, लेकिन इतना नहीं पड़ेगा। लेकिन जो अपना न्यूट्रिशन मेंटेन नहीं कर पाती है उसकी बॉडी में वीकनेस जरूर मिलेगा, कमजोरी जरूर मिलेगी, कितनी पुष्ट हो। और नहीं तो वो बच्चे को पूर्ण रूप से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती है। और बहुत सी ऐसी है जिसमें मिल्क का सिक्रेशन बहुत कम होता है, ना करने की कंडीशन में होता है। कई देसी दवाइयों का उपयोग करते हैं, कई डॉक्टरों को उससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन हो गया, अन्य चीज़ों को बढ़ाने का हार्मोन बढ़ाने के लिए हार्मोनल टेबलेट लेते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं। लेकिन फिर भी कुदरत है, हो जाए तो हो जाए, नहीं हो तो नहीं हो। बहुत से देसी दवाइयाँ देते हैं, मिल्क सिक्रेशन की देते हैं, सुने होंगे। ऐसी कंडीशनें होती है। तो इसमें लिखना, इसमें स्त्री को ब्रेस्ट में फुलनेस एवं ब्रेस्ट फुलनेस एवं स्पंदन अनुभव होता है।
स्पंदन अनुभव होता है। इसे फ्रिकलिंग सेंसेशन भी कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे? सेंसेशन भी कहते हैं। ब्रेस्ट में फुलनेस स्पंदन का अनुभव होता है, यानी कि चुभन का अनुभव होता है। इस कंडीशन को और किस नाम से जानेंगे अपन? पिंक सेंसेशन। ये नाम याद रखने, कंपटीशन के नाम यही है, कंपटीशन में यही चीजें आती है। ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट तो सभी जानते हैं, लेकिन अगर ये नाम आ गया तो इसको बहुत कम जानते कि ये होती क्या है। तो ये क्या होता है? ब्रेस्ट में फुलनेस या स्पंदन या चुभन का महसूस होना। यह पेमिग्रेविडा डस में, प्रेमिग्रेविडस में अधिक अनुभव होता है या अधिक स्पष्ट होता है। इसमें अधिक स्पष्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसमें ये प्रक्रिया की फर्स्ट बार हो रही है, और जिसने पहले बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रखी है उसके ब्रेस्ट की साइज मेंटेन टाइम पे बढ़ चुकी है। उसमें किसी प्रकार का इस प्रकार का अनुभव कम होगा, क्योंकि ग्रंथियां वगैरह जो भी उसके सिस्टम है, वो सिस्टम पहले से क्या कर चुके हैं? काम कर चुके हैं। फिर वो बंद हो चुके हैं, लेकिन वापस वो काम करने के लिए एक्टिव होंगे तो उनको उतनी प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ेगी। सही है, ये कंडीशन है। फटिग्स, थकान, अगला लिखना। प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सामान्यतः फीमेल को थकान भी अनुभव होती है। ये तो कौन से हो गए? सब्जेक्टिव सिम्टम्स। सब्जेक्टिव सिम्टम या तो इसका वर्णन पेशेंट खुद कर सकता है, और या सब्जेक्ट खुद अनुभव कर सकता है। इसका देखने वाले को पता नहीं चलेगा। यानी कोई अनुभव करने के लिए कोई असिस्ट भी करता है तो असिस्टमेंट करने वाले को साइन तो पता चलेंगे, लेकिन सिम्टम क्या होंगे पता नहीं चलेंगे, क्योंकि सिम्टम को कौन सा डाटा बोला जाता है? सब्जेक्टिव डाटा। और साइन कौन सा है? ऑब्जेक्टिव डाटा। यानी ऑब्जेक्ट द्वारा ऑब्जर्व करने वाला जो
चीजें हैं वो क्या कहलाएगी, ऑब्जेक्टिव साइन कहलाएंगे। उनको ऑब्जेक्टिव को क्या बोलेंगे अपन, साइन, जो अपन देख कर ऑब्जर्व करते हैं उसकी स्थिति को परखते हैं। और एक जो सब्जेक्टिव डाटा, जो खुद सब्जेक्ट अपने को क्या करता है, या तो बताता है या खुद अनुभव करता है, तो वो क्या है, सिम्पटम है। तो ये याद रखना, साइन और सिम्पटम। सिम्पटम कौन सा डाटा होगा, सब्जेक्टिव, और साइन कौन सा डाटा होगा, ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव कौन होता है, असिस्ट करता है, वो कौन है, ऑब्जेक्ट है। और जो खुद पेशेंट है उसको किस नाम से जानेंगे अपन, सब्जेक्ट के नाम से। सब्जेक्ट जो डाटा देगा वो कौन सा डाटा कहलाएगा, सब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा खत्म हुआ, अब साइन, ऑब्जेक्टिव डाटा स्टार्ट है तो उसका जो नाम है वो क्या है, साइन। साइन यानी चिन्ह, और सिम्पटम को क्या बोलते हैं हिंदी में, लक्षण। इसमें साइन में फर्स्ट लिखना, ब्रेस्ट चेंज। ब्रेस्ट क्या होंगे, चेंज होंगे। और चेंज होंगे तो क्या क्या चीजें चेंज होगी ब्रेस्ट के अंदर, उसमें लिखना ये सारी चीजें अनुभव करने वाली है। और इसको अनुभव करके पढ़ोगे तो ये याद रहेगी, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज को तो आपने देखा हुआ है ना, अपनी बड़ी सिस्टर भी हो सकती है, भाभी हो सकती है, कोई भी परिवार में हो सकती है, तो उसको तो देखा होगा आपने। अब देखा है तो उसकी बॉडी में क्या क्या चेंज आ रहे हैं, सामान्य की अपेक्षा क्या एबनॉर्मलिटीज दिखाई दी होगी, क्या चेंज दिखाई होंगी, ये तो अनुभव किया होगा आपने। तो उस अनुभव को ध्यान में रख के अगर पढ़ोगे कि ये होता है वास्तव में, तो आपको लगेगा कि ये चीज नहीं भूल पाओगे। फिर आप समझना क्या है, वही तो चीज समझना है कि अपने को समझ में आ जाए कि ये होता है नहीं होता है, वही समझना है। तो ये ऐसी स्थिति को सामने रखोगे कि प्रेग्नेंट लेडीज से उसको सामने रख के अगर वो चीज ऑब्जर्व करोगे आप, अब उससे एक मान के चलो कि आपके फैमिली में कोई ऐसा है, ऐसी कोई फीमेल है जो अभी अभी प्रेग्नेंट हुई हो, जिसके महीने 2 महीने पहला टीकाकरण हुआ हो, टीटी फर्स्ट या टीटी सेकंड का टीका लगा हो, या उसको कोई टेस्ट यूरिनरी टेस्ट हुआ हो या सोनोग्राफी हुआ उसमें पॉजिटिव आई हो, ऐसी फीमेल हो, तो आप उससे उसका अनुभव पूछ सकते हो। आप थ्योरिकल स्टडी कर रहे हो, आपका दायित्व बनता है कि आप उसका अनुभव पूछो, उससे पूछो कि आपकी बॉडी में क्या अनुभव होता है, आपको ब्रेस्ट में क्या अनुभव होता है, भारीपन लगता है नहीं लगता है, तो आपको बताएगी। आपको नोजिया वोमिटिंग की इच्छा रहती है नहीं रहती है, तो वो बताएगी। आपको पेल्विक कैविटी में कुछ अलग प्रकार की अनुभूति होती है, बार बार फ्रीक्वेंटली आप मेंस्ट्रुएशन यूरिन पास आउट करने जाते हो, ये ऐसी कंडीशन होती है आपको, तो वो खुद अनुभव शेयर करेगी आपकी, वो सिम्पटम है, वो बताएगी, तो आपको लगेगा कि ये होता है वास्तव में। तो वो तो अपन सीखने की कोशिश तो अपन करेंगे तभी सीख पाएंगे इन चीजों को। दूसरे उनके साइन है, बॉडी के साइन है, तो बॉडी के साइन ही पता लगा देते हैं कि फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं है। बॉडी की स्ट्रक्चर देख के ही पता लगा लिया जाता है कि ये प्रेग्नेंट हो सकती है। तो वो अनुभव आप करो, फैमिली में हो सकते हैं ऐसा, तो ये अनुभव करने की अपन कोशिश करें, उनसे सिम्पटम पूछें, अपन साइन देखने की कोशिश करें, क्योंकि साइन अपने पढ़े कि क्या क्या चेंजेज होंगे, ब्रेस्ट में क्या चेंजेज होंगे, एब्डोमेन में क्या चेंजेज होंगे, किस किस प्रकार के चेंजेस होंगे, वो पढ़ेंगे अपन। तो थ्योरिकल हिसाब से उससे क्वेश्चन आंसर करो, समझो, तो नॉर्मल प्रेगनेंसी आपको आसानी से समझ में आएगी।
क्योंकि उसमें आप दोनों काम एक साथ कर लोगे, थ्योरिकल भी हो जाएगा और आप फिजिकली अनुभव भी कर लोगे। तो ये सी कंडीशनें होती है। इसमें लिखना प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट में निम्न साइन दिखाई देते हैं। निम्न साइन दिखाई देते हैं। आकार में वृद्धि, पहला साइन होगा, क्या होगा? आकार में वृद्धि। सेकंड साइन आएगा पिगमेंटेशन ऑफ एरोला। अरे बातें नहीं, अरे क्या डिस्कस हो रहा है आप लोगों के बीच? बारह वीक के बाद स्त्राव उपस्थित होना। बारह वीक के बाद क्या उपस्थित हो जाता है? स्त्राव उपस्थित हो जाता है। ये सभी प्रेमीग्रेविडा में अधिक स्पष्ट होते हैं। यानी ब्रेस्ट चेंज भी किसमें अधिक होगा, स्पष्ट होगा? प्रेमीग्रेविडा में। क्योंकि सेकंड बार अगर वो मल्टीग्रेविडा होगी तो उसमें आकार की वृद्धि पहले से बढ़ चुकी है, तो उसको कोई विशेष अनुभव नहीं होगा। हाँ, टेंडरनेस यानी थिकनेस उसमें आएगी, खिंचाव अनुभव होगा, लेकिन और कोई ज्यादा अनुभव नहीं होगा। दूसरा पिगमेंटेशन ऑफ एरोला, एरोला का रंग पहले ही चेंज हो चुका है, तो उसमें हल्का सा डार्कनेस तो रहेगा, लेकिन ज्यादा पता नहीं चलेगा। इसके अलावा ये तो नॉर्मल है कि 12 वीक के बाद स्त्राव उपस्थित होता है, यानी 12 वीक के बाद उसमें स्त्राव बनने लग जाता है, फ्लूइड बनने लग जाता है। सेकंड लिखना एब्डोमिनल साइन, एब्डोमिनल साइन अब एब्डोमिनल में क्या साइन आएंगे? एक ही साइन होता है, आकार में वृद्धि होना।
थर्ड लिखना वेजाइनल साइन, इसमें लिखना फर्स्ट साइन इसका टिक्यूमर साइन, वेजाइना का ही तो है। इसमें वेजाइना की श्लेष्मा वेजाइना की श्लेष्मा वेजाइना की श्लेष्मा कला यानी म्यूकस मेम्ब्रेन, क्या बोलेंगे इसको? म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन गहरा नीला रंग ग्रहण कर लेती है। कर लेती है। इसे चेडविक साइन भी कहते हैं। चेडविक साइन किसे बोलेंगे कि विजाइना की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसका रंग कैसा हो जाता है? गहरा नीला हो जाता है। उसको कैसा बोलेंगे? चेडविक साइन भी कहते हैं। और दूसरा साइन क्या बोलेंगे इसको? जैकुमेयर साइन। क्या बोलेंगे? जैकुमेयर साइन। तो ये दोनों नाम इसी के हैं। सेकेंड साइन है इसका ओसियंडर साइन। इसमें लगभग 8 वीक तक वेजाइना में स्पंदन दर में वृद्धि हो जाती है। जो ओसेंडर साइन कहलाती है।
और तीसरा साइन है वेजाइना से म्यूकस का स्त्राव होता है। इसका स्त्राव होता है म्यूकस का स्त्राव, यानी वेजाइना से चिपचिपा पदार्थ बाहर निकलता है। तो वेजाइना के कितने साइन हो गए? 3। एक में क्या हो रहा है? म्यूकस मेम्ब्रेन का रंग कैसा हो जाता है? गहरा नीला रंग चेंज हो जाता है, जिसको किस नाम से जानते हैं? चैडविक साइन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका? जैक्यूमेयर साइन। ठीक है। सेकंड कौन सा है? ओसेंडर साइन। इसमें लगभग 8 वीक में वेजाइना स्पंदन दर में वृद्धि बढ़ जाती है, वृद्धि अधिक हो जाती है स्पंदन की, और इसको क्या बोलेंगे अपन? ओसेंडर साइन। और लास्ट क्या था इसका? वेजाइना से म्यूकस का स्त्राव होता है। म्यूकस का स्त्राव, म्यूकस गाढ़ा व्हाइट होता है। म्यूकस का रंग होता है वो कैसा होता है? गाढ़ा व्हाइट। गाढ़ा व्हाइट इस प्रकार से कि किसी चीज चिपक जाए ना, और चिपक के सूख जाए वहां पे, तो उसको खोल दिया जाए, हटा दिया जाए, तो स्किन को भी साथ में लेके आ जाता है। इतना गहरा गाढ़ा होता है। धीरे धीरे वो पतला होता है स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे वो बाद में क्या होने लग जाता है? गाढ़ा, और फिर धीरे धीरे वो बंद हो जाता है। ऐसा नहीं कि हमेशा ही चलता रहता है, लेकिन ये कंडीशन रहती है चिपचिपे की। सर्वाइकल साइन कितने नंबर का था ये? 4th नंबर का सर्वाइकल साइन। सर्वाइकल प्रेगनेंसी में सर्वेक्स अधिक सॉफ्ट एवं संवहनीय हो जाता है। इसे गुडल साइन भी कहते हैं, और इसे किस नाम से जानेंगे? गुडल साइन के नाम से। इसके बाद 5th हेडिंग है यूटेराइन साइन। यूटेराइन साइन
यूटेराइन साइन में क्या होगा? यूटेरस में निम्न साइन प्रकट होते हैं। प्रकट होते हैं। क्या क्या प्रकट होंगे? ए पे लिखना यूट्रस का आकार समय के अनुपात पर में बढ़ता जाता है। समय के अनुपात पे क्या करता जाएगा? बढ़ता जाएगा। ये पता है जैसे जैसे बच्चा ग्रोथ करेगा सेल बढ़ेगी, जैसे जैसे क्या बढ़ता जाएगा? यूट्रस का आकार बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे यूट्रस का आकार बढ़ेगा वैसे वैसे एब्डोमिनल कैविटी भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। क्योंकि ये कौन सी कैविटी में है यूटेरस? एब्डोमिनल कैविटी में। लेकिन ये जब इसकी स्थिति होती है नॉर्मल, तो ये आधा तो कौन सी कैविटी में होता है? पेल्विस कैविटी में। और इसका कुछ हिस्सा कौन सी कैविटी में होता है? एब्डोमिनल कैविटी में। लेकिन जब ये पूर्ण रूप से प्रेग्नेंट होने के बाद ये बढ़ने लगेगा तो पूरा किस पे आ जाएगा? एब्डोमिनल कैविटी पे। तो एब्डोमिनल कैविटी पे आ जाएगा तो कुछ हद तक तो अपनी आते होगी, वो किस तरफ झुकेगी? ऊपर की ओर, हल्की ऊपर की ओर। और जैसे जैसे इसका झुकाव आगे की तरफ हो जाएगा, जैसे जैसे स्टार्टिंग में तो ये सीधा रहेगा, कैसा रहेगा? सीधा सीधा रहेगा। तो आते को ऊपर की ओर कर देगा तो कॉन्स्टिपेशन की संभावना अधिक बढ़ जाएगी। किसकी संभावना अधिक रहेगी? कॉन्स्टिपेशन की। जैसे जैसे बच्चा ग्रोथ करेगा तो इसका झुकाव धीरे धीरे पेट की तरफ हो जाएगा। किसका? कैविटी का झुकाव पेट की तरफ हो जाएगा। तो आकार किस में बढ़ेगा? पेट में। और आते किस तरफ रह जाएगी? बैक साइड में। यानी आगे पेट की तरफ तो बच्चा आ जाएगा और पीछे क्या रहेगी? आते। अब आंतों को स्पेस कम चाहिए, स्पेस कम हो जाएगा ना उनका, कि उसका स्पेस किसने ले लिया है? बच्चे ने ले लिया है। अब उनका जो स्पेस बचा हुआ था वो तो कैविटी ने ग्रहण कर लिया पूरा। तो इसकी वजह से अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो बच्चे को भी दिक्कत होती है और माता को भी दिक्कत होती है। क्योंकि टेंडरनेस में पहले माता की स्किन कैसी है? खिंची हुई। टेंडरनेस में अधिक खिंची हुई है, उसमें हल्का सा अपन खरोच भी करते हैं उसके भी निशान रह जाते हैं। ऐसी कंडीशन में इतनी खिंची हुई है, और इतनी खिंचने के बावजूद अगर फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है तो माता को दुगनी प्रॉब्लम होने लग जाती है, और इससे बच्चे को भी अनुभूति सही नहीं होती है अंदर की। तो इस कंडीशन की वजह से अपन जो भी फीमेल प्रेग्नेंट होने के बाद उसको आयरन, फोलिक एसिड और कैल्शियम की टेबलेट देते हैं, इसके साथ साथ उसको भूखे पेट के कैप्सूल भी दिए जाते हैं। कौन से कैप्सूल दिए जाते हैं? भूखे पेट के, खाली पेट में लेने वाले कैप्सूल भी दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं हो, वो जो भी खाए उसको आसानी से पच सके, इसके लिए उसको कैप्सूल दिए जाते हैं। और कैप्सूल कोई सा भी दे सकते हैं, कैप्सूल सारे भूखे पेट के प्रेगनेंसी सेफ भी होते हैं। पर अधिकतर रेंटेन दी जाती है। कौन सी दी जाती है अधिकतर? रेंटेन। एक टेबलेट आती है बिल्कुल बाहर, कैप्सूल नहीं आता है, टेबलेट आती है रेंटेन की, और उसमें 15 गोलियां या 20 गोलियां आती है, पत्ते 15 आती होगी लगभग, रेंटेन दी जाती है। और रेंटेन के साथ डीएसआर भी दे सकते हैं, पर कोई सा भी दे सकते हैं, उसमें ऐसा नहीं है। भूखे पेट वाले सारे प्रेगनेंसी सेफ होते हैं, प्रेगनेंसी सेफ होते हैं, क्योंकि सभी के अंदर वही होता है सिस्टम। साल्ट सभी में सेम होते हैं, नाम अलग अलग है। अब इसका आकार समय के अनुसार बढ़ता है, तो इसमें पक्ष देखना 6 सप्ताह में
6th वीक आकार मुर्गी के अंडे के समान होता है। इसका आकार कैसा होता है? मुर्गी के अंडे के समान। फिर सेकंड में बात करते हैं अपन 8th वीक क्रिकेट बॉल के समान। और आगे की बात करें अपन तो फिटस हेड के समान। 12 सप्ताह में कैसा हो जाता है ये? हेड के समान। बच्चे का सिर की कैसा सिस्टम होता है? ऐसा ही होता है ना, 20 से चौड़ा, ऊपर से भी कम, नीचे से भी कम। ऊपर वाली खोपड़ी की बात कर रहे हैं अपन, तो वो उस प्रकार से हो जाता है। यूटेरस की आकृति परिवर्तित होती रहती है। जैसे समय निकलता जाएगा वैसे वैसे क्या होती रहेगी? ये परिवर्तित। थर्ड है सी डिस्क साइन। यूटेरस का आधा भाग, यूटेरस का आधा भाग अन्य भाग की तुलना में दर्द महसूस होता है, अधिक दर्द महसूस होता है। ये यूटेरस के ऊपरी भाग में फीटस की उपस्थिति के कारण होता है। किसके कारण होता है? और फीटस की उपस्थिति ऊपर है तो ऊपर वाला भाग कैसा रहेगा? हल्का सा अन्य भाग की अपेक्षा दर्द यानी भारीपन महसूस होगा, मजबूत दिखाई एहसास होगा। इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? डिस्क चेक साइन। डिस्क चेक साइन।
सेकेंड है हैगर साइन। इसमें यूटेरस का ऊपरी आधा भाग निचले भाग की तुलना में आकार में बड़ा होता है। आकार में बड़ा होता है। ऐसा यूटेरस की बॉडी वाले भाग में भ्रूण की उपस्थिति के कारण होता है। तो कितने साइन हो गए यूटेरस में? 4 हो गए। कौन कौन से? समय के अनुपात में बढ़ता जाता है। 6 वीक में कैसा होता है? पिंड के समान। 8 वीक में कैसा होता है? गेंद के समान। और 12 वीक में कैसा होता है? फिक्स रेड के समान। सेकंड कौन सा था? अगर निरंतर परिवर्तित होता रहता है, क्योंकि धीरे धीरे समय बढ़ेगा, वैसे वैसे बढ़ता जाएगा तो परिवर्तित तो होगा। थर्ड कौन सा था? इसमें क्या होगा? दर्द महसूस होता है। क्यों महसूस होता है? क्योंकि उस भाग में क्या है? फिटस है। दूसरी कंडीशन, दूसरे में कौन सा था? हैगर साइन। इसमें यूटेरस का ऊपरी आधा भाग, दोनों चीजें सेम है। वो दृढ़नेस के बारे में बता रहा है और ये किसके बारे में बता रहा है? आकार वृद्धि के बारे में बता रहा है। दोनों सेम चीज है, लेकिन चेंज क्या है कि वह किसके बारे में बता रहा है? ऊपर वाला तुलनात्मक रूप से बॉडी का जो दृढ़ भाग है वो क्या कहलाएगा? अगर हाथ से महसूस करते हैं तो अपने को जो भारीपन महसूस होता है तो उसको क्या मानेंगे अपन? फिक्स्ड साइन। और हैगर साइन में क्या होगा? इसमें ऊपरी आधा भाग निचले भाग की तुलना में आकार में क्या होता है? बड़ा होता है, क्योंकि ऊपर क्या है? बच्चा है, और नीचे बच्चा नहीं, तो नीचे वाला सॉफ्ट होगा, पतला भाग होगा, ऊपर वाला बड़ा भाग होगा। तो जो बड़ा भाग है यूटेरस की बॉडी वाले भाग के भ्रूण की उपस्थिति के कारण होता है। ये क्यों होता है? यूटेरस के ऊपर वाला भाग, इसमें भ्रूण की उपस्थिति होती है, इसलिए उसका आकार क्या होता है? बड़ा होता है। और इस साइन को क्या बोलेंगे? हैगर साइन। ठीक है, आगे लिखना। ये खत्म हो गया यहां तक। पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखना। दोनों हाथों की सहायता से बी मैनुअल एग्जामिनेशन
बी मैनुअल एग्जामिनेशन यूटेरस में सतत यूटेरस में सतत रेगुलर एवं तालबंदी रिदमिक, इसको क्या बोलेंगे? संकुंचन अनुभव किया जा सकता है। अनुभव किया जा सकता है और यह लगभग लगभग 4 से 8 वीक तक अनुभव किया जा सकता है। इसमें देखो दोनों हाथों की सहायता से भी मैनुअल एग्जामिनेशन का, यानी कि दोनों हाथों की सहायता से ऊपर क्या रखेंगे? हाथ रखेंगे और उससे महसूस करेंगे यूट्रस की स्थिति रेगुलर एवं तालबंद रिदमेटिक संकुंचन अनुभव किया है कि उसमें कुछ प्रकार की अनुभूति हो रही है, संकुंचन हो रहा है, तो उसको क्या किया जाता है? महसूस किया जाता है। ये कब हो सकता है? 4 से 8 वीक तक अनुभव किया जा सकता है। दोनों हाथों की सहायता से एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर रखकर, उस यूट्रन कैविटी के ऊपर रखकर उसका ताल और उसकी रेगुलरिटी को क्या किया जा सकता है? संकुंचन को अनुभव किया जा सकता है। कितने समय में? 4 से 8 वीक पर। ठीक है, अब बात करते हैं, यहां तक तो अपन ने साइन पढ़ लिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़ लिए। अब यह है कि प्रेगनेंसी कंसीव की जांच कैसे करें, कि वास्तव में फीमेल फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात कर रहे हैं। अब अनुभव तो अपन कर रहे हैं, लेकिन कंफर्मेंस तो होना जरूरी है ना, कंफर्म तो करना जरूरी है। तो कंफर्म कैसे करें? तो कंफर्म करने के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं जो उसको कंफर्म करवाते हैं, और कंफर्मिंग टेस्ट कौन सा बोला जाता है? तो कंफर्मिंग टेस्ट के अगर एग्जाम में भी आता है तो कौन सा बोला जाता है? अल्ट्रासोनोग्राफी। यानी सोनोग्राफी में अगर वो चीज आती है तो वह क्या कहलाएगा? कंफर्मेटिव टेस्ट कहलाएगा। यानी डॉक्टर कंफर्म तो उसी से करते हैं, और तो वो मानते हैं, अनुभव मानते हैं कि हो सकता है, चल रहा है, चलने दो, हार्मोनल चेंजेज है, वो सारे चलते रहते हैं। लेकिन कंफर्मेशन टेस्ट कब होता है? जब अल्ट्रासोनोग्राफी में भ्रूण की उपस्थिति नजर आने लग जाए, यानी यूट्राइन कैविटी के अंदर किसकी उपस्थिति होने लग जाए? सेल्स की उपस्थिति उत्पन्न होने लग जाए, तो उसके बाद वो कंफर्मेशन टेस्ट की प्रेगनेंसी कंसीव है, वो उसको मानते हैं। तो हेडिंग लगाओ, गर्भावस्था का पता लगाने के लिए प्रतिरक्षण जांच। इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे?
गर्भावस्था का पता लगाने के लिए प्रतिलक्षण जांच। इसमें फर्स्ट लिखना DAT, ये ऐसे एक टेस्ट है जिसका तो डॉक्टर ही पता लगा सकते हैं, नॉर्मली अपन नहीं लगा सकते। ये इस प्रकार का टेस्ट है। फर्स्ट है, अरे बातें नहीं, DAT, डायरेक्ट से एग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेशन, टेस्ट। मीनिंग लंबा है। इसमें लिखना, इसमें HCG एंटीबॉडीज इसकी फुल फॉर्म क्या होती है HCG की? ह्यूमन कोरियोनिक नेट्रोफिन। युक्त रबर कण वाला विलियन फीमेल के यूरिन या मूत्र के साथ मिलाया जाता है। मिलाया जाता है। यदि एग्लूटिनेशन होता है तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव
होती है। एवं यदि ऑक्सीनेशन नहीं होता है तो प्रेगनेंसी नेगेटिव होती है। यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव तो समझते हो। ये एक यूरिन टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है ये? यूरिन टेस्ट है। इसमें यूरिन टेस्ट के अंदर क्या होता है कि जो कण है एंटीबॉडी से एससीजी के जो कण है रबर कण, ये विलियक फीमेल के मूत्र के साथ मिलाए जाते हैं और जब ये एक दूसरे के साथ जुड़ना प्रारंभ हो जाते हैं तो प्रेगनेंसी क्या मानी जाती है? पॉजिटिव मानी जाती है। ये नहीं जुड़ते हैं यूरिन में तो ये क्या मानी जाती है? नेगेटिव मानी जाती है। इसके आगे अपन इसको एक्सप्लेन और कल अच्छे से करेंगे। अब क्लास होगी लेकिन